डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे, कोई दिक्कत? और उसके साथ लगे हाथों हमने थॉमसन का वो एक्सपेरिमेंट भी देख लिया जिसमें चार्ज बाय मास का रेशियो भी आपको बता दिया गया। अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसका मास का रेशियो पता चल गया। आज हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो उसी एक्सपेरिमेंट से होगा। जो ट्यूब आपने देखा था डिस्चार्ज ट्यूब, उसी डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू आपको ये एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है लगे हाथों, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पे सिर्फ अंतर क्या होगा कि वहां कैथोड रेज आपको निकलता हुआ दिखाई दिया था और आपने उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। यहां पे आपको एनोड रेज निकलता हुआ दिखाई देगा और आप उसका नाम क्या देंगे? प्रोटॉन। ठीक है, जिसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक हो, उतनी भी अलग नहीं होगी, लेकिन चार्ज के बेसिस पे, मास के बेसिस पे, चार्ज बाय मास का रेशियो, ये सब इलेक्ट्रॉन से क्या होगी? अलग होगी। बाकी कुछ प्रॉपर्टी उन दोनों की बहुत ही सिमिलर होगी। हम लोग आज उसकी चर्चा करेंगे, बहुत छोटी सी चर्चा होगी क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट तो हम लोग को देखा ही गया है। मुझे बस ये बताना होगा कि प्रोटॉन के केस में या एनोड रे में क्या है, थोड़ी सी स्पेशल बातें हैं। यही ना होगी रिशु? ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था? लेकिन नाम से हमें ज्यादा मतलब भी नहीं, हमको तो काम से मतलब है ना जी। तो मैंने आपको क्या बताया कि वही डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट होगा और उसमें थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। क्या नजर आएगा रिशु? ये कल जैसा ही है ना? जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा और इसके अंदर मैंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने वही आपको गैसेस भर के रखा हुआ, ये माना हुआ है इसके अंदर क्या भरा हुआ है? गैस, इनर्ट गैस मैंने आपको भरा हुआ है। थोड़ा सा मैंने कहा था क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा होल कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसमें? होल। ये जो आपको एनोड दिख रहा है इसमें क्या करते हैं हम लोग? होल कर देते हैं। होल इसलिए करते हैं कि वहां से कैथोड रे सीधा पास कर जाए। क्या कर जाए? कैथोड रे पास कर जाए। ठीक है, वो अच्छी बात है। अब गोल्डस्टीन साहब ने एक बात ऑब्जर्व किया कि वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था बेसिकली, उस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आपको कैथोड रेज निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया था। क्या नहीं दिखाई दिया था? सिर्फ कैथोड रे निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया था, वहां एक और रे निकला था। उस रे की चर्चा वहां पे भले ही ना कर पाए हो, लेकिन उस रे की चर्चा गोल्डस्टीन साहब ने की, उसके रिगार्डिंग भी एक्सपेरिमेंट किए गए। अब वो रे क्या था? इन्होंने क्या कहा कि देखिए, जिस तरीके कैथोड से कुछ रेज निकली ना, एनोड से भी जब आपने पर्टिकुलर कंडीशन दिया था, पर्टिकुलर कंडीशन क्या था कि प्रेशर आपने कितना कर दिया था? 10⁻⁻⁴ atm। इतना प्रेशर जब आपने कर दिया था, इस कंडीशन पे एनोड से भी कुछ हाईली स्पीड में रेज निकले। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? एनोड रेज। क्या नाम दिया? अब वो एनोड बेसिकली एक पॉजिटिव टर्मिनल है ना इस एक्सपेरिमेंट में। एनोड जिसको मैं बोल रहा हूं वो एक पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल ही होता है। तो एनोड क्या है यहाँ पे? एक पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ जो निकलने वाला रे है
उसको सभी ने कहा, उसको एनोड रे नाम दिया। क्या नाम दिया? एनोड रे। और बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग अभी चेक कर लेंगे कि एनोड रे जो निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही कोई फंडामेंटल पार्टिकल है या कुछ और है। क्या उसमें भी चार्ज है, क्या उसमें भी मास है, क्या वो भी वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक शो करता है जैसा इलेक्ट्रॉन करता है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, फिर से वही ऑब्जर्वेशन यूज कर लेंगे ना हम लोग। बोलिए, जो ऑब्जर्वेशन कल किया था, एक लाइट पैडल रख दिया, कोई ओपेक मीडियम रख दिया, नहीं मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये सब कल हम लोग देखे थे ना। फिर से वही सारा काम होगा और ये सब काम करने के बाद मैं सीधा इसका कंक्लूजन आपको बताता हूं। ये जो एनोड रेज था, जब इसके पाथ में कोई वही लाइट पैडल रखा गया तो पता चला इसने भी उसे क्या किया, रोटेट करवाया। रोटेट करवाने का मतलब है कि इसके पास भी क्या है, मास है। तो इट इज अ मैसिव पार्टिकल। ये पहला पता चल गया। दूसरा, ये भी किस पाथ में जाता है, ये भी स्ट्रेट पाथ में चलता है। इट फॉलोज द स्ट्रेट पाथ। एंड तीसरा, हेलो, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करने के साथ ही जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और स्विच ऑन किया, आपको फिर से क्या देखने को मिला, उसका पाथ में डिफ्लेक्शन। वो फिर से अपने पाथ से क्या हो गया, डेविएट कर गया। क्या कर गया, डेविएट कर गया। समझ गए? और डेविएशन किस तरफ हुआ होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो वहां से इस बात की पुष्टि हो गई कि पहला बात तो ये तो एक चार्ज है और दूसरा ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगली, मैग्नेटिक फील्ड भी जब हमने परपेंडिकुलर लगाया तो फिर से आपको डिफ्लेक्शन शो करने का दिया, वहां से भी पुष्टि होती है कि एक चार्ज पार्टिकल है। कोई दिक्कत? ठीक है, डिफरेंट गैस डिफरेंट इलेक्ट्रोड बदल के देखा, फिर भी ये एनोड रेज आ ही रहे थे। गीतांजलि, आपने डिफरेंट गैस ट्राई किया, डिफरेंट एनोड मटेरियल लगाया, फिर भी एनोड रेज क्या थे, आपको मिले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। और अगली कहानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक की पोल अभी खोल देगा। बाकी सब तो अभी इलेक्ट्रॉन जैसा ही था ना, बाकी सब कैसा था, अब जो बताऊंगा वो इलेक्ट्रॉन से अलग होगा। कल मैंने थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बाद, किसके एक्सपेरिमेंट के बाद, थॉमसन साहब के एक्सपेरिमेंट के बाद कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि चार्ज एंड मास का जो रेशियो होता है फॉर द इलेक्ट्रॉन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैसेज,
irrespective of the material used as a electrode, कोई फर्क नहीं पड़ता उस, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे क्या है, देखो वो इसके केस में चार्ज और मास का जो रेशियो होगा वो गैस बदलने से, इलेक्ट्रोड के मटेरियल बदलने से चेंज होगा। समझ रहे बातों को? अब इस बात का जवाब आप लोग देंगे ऐसा क्यों होगा? इस बात का जवाब आप लोग अभी दे सकते हैं, भले उस समय नहीं पता हो, गोल्डस्टीन साहब को ये बात ना पता चला हो। आज के समय में तो काफी डेवलपमेंट हो गए, क्वांटम मॉडल आ गए हैं, हम तो अब चंद्रमा को ऐसे ही लपेट लेते हैं कभी भी जाके। तो आज के समय में इस बात का जवाब तो दिया ही जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? चार्ज और मास का रेशियो फिक्स क्यों नहीं है? उस समय नहीं दिया जा सकता कि आज दिया जा सकता है? देखिए वहां देखा उसने कौन कितना विवादित बयान दिया है। कॉपर में प्रोटॉन का मास अलग होगा, फेरस में कॉपर का प्रोटॉन का मास अलग होगा, यही बोल रही हो? यही कहा तुमने। मैं तो बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड बदल रहे हैं तब हो रहा है, इलेक्ट्रोड सेम रखेंगे गैस से तब नहीं होगा, तब तो वही मिलने वाला है। देखिए ध्यान से समझिए, प्रोटॉन आज के समय में ये पता है प्रोटॉन कहाँ रहता है। आप बेसिकली जो यहां से निकाल रहे हैं तो उस केस में तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते होंगे, इस केस में क्या प्रोटॉन निकाल लेते होंगे आप उसे इस इलेक्ट्रोड से? एनोड से क्या प्रोटॉन अलग हो जाता होगा? आपको क्या लगता है? उस केस में इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा होगा, इस केस में क्या प्रोटॉन अलग कर दीजिएगा आप 10,000 वोल्ट पे? प्रोटॉन कहाँ रहता है? तो प्रोटॉन अलग करना तो ना ना ना, भूल जाओ ये सब बातें, प्रोटॉन अलग ही नहीं होने वाला। तो जो प्रोटॉन अलग ही नहीं होने वाला तो अलग होगा क्या? अलग यहां पे भी इलेक्ट्रॉन ही होगा। अलग क्या होगा? कोई भी एटम त्याग किसका करता है? प्रोटॉन का त्याग करता है क्या कभी? कभी भी नहीं। वो रेडियोएक्टिविटी वाला छोड़ दो, उसमें कन्वर्जन होता है, वो सब बातें बाद में। ऐसे जो होगा आप 10,000 वोल्ट लगा करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे प्रोटॉन निकाल दीजिएगा न्यूक्लियस से, तो घरे घर सब प्रोटॉन निकालता फिरता है। हाँ तो ऐसा नहीं है, निकल यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रहा है, और लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो वहां पे चार्ज कैसा आ जा रहा है? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव आपको मिलता दिख रहा है। तो अब आप बताइए, फेरस में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद रहेगा और कॉपर में जो चार्ज रहेगा वो दोनों अलग अलग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है उसका? इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं रहा है, निकल तो वो चार्ज एटम रहा है। तो चार्ज एटम आयंस है, तो आयंस का मास अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो चार्ज और मास का रेशियो सेम होगा क्या कभी इलेक्ट्रोड बदल दोगे तो? इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, वो निकाल दोगे तो उसके केस में ई और एम ई का सेम आता था। लेकिन इस केस में अगर तुम करोगे चार्ज और मास का रेशियो, वो तो सेम आएगा नहीं, क्योंकि इस केस में तुम प्रोटॉन निकाल तो नहीं रहे हो, तुम तो क्या निकाल रहे हो? वो आयन निकाल रहे हो वहां से। नहीं, आयन ना निकाल रहे हो तो आयन का तो मास क्या होता है, और चार्ज भी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, फेरस एंड कॉपर का मास। चार्ज भी क्या होगा दोनों पे? तो दोनों का रेशियो भी सेम होगा क्या? नहीं होगा। समझ रहे बातों को? लेकिन इस बात से यहां से एक बात पता चल जाती है कि अगर कोई निगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद जो आपको सबूत मिले, तो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम विच बैलेंसेज द। समझ रहे बातों को? जो निगेटिव चार्ज को क्या करता है? बैलेंस करता है। एक पॉजिटिव चार्ज भी है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने क्या नाम दिया?
क्या नाम दिया? प्रोटॉन। बाकी इसकी कहानी आगे न्यूक्लियस की खोज होने के बाद आएगी। अभी तो बस इतना पता चला कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज लॉन्ग लॉन्ग है वो, क्यों रिशु, कहानी की तरह। सॉरी देयर वाज होगा ना यार, मेरी भी अंग्रेजी खराब हो गई। अभी कहानी चलेगी कुछ दिन, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे। इसमें ये मत समझना कि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है कि तुम्हें सारा फिजिक्स केमिस्ट्री एक ही जगह दिखाई देने लगेगा। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, और आज भी इसको आप सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। एक्सपेरिमेंट का नाम है मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट के बाद, किसी को पता है? इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने चार्ज की वैल्यू कंक्लूड करके दी थी। किसकी? चार्ज की वैल्यू। किसकी वैल्यू? किस पे चार्ज? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इसकी वैल्यू किसने दी थी? इस एक्सपेरिमेंट के बाद। और आज आज तो बहुत से एडवांस तरीके हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उन्होंने सही, लगभग सही दे दिया, लगभग, मतलब सही ही मानो उसको। आज जो आप पढ़ते हैं 1.60, और उनकी वैल्यू कितनी आई थी पता है? 1.59। तो आपके लिए तो बहुत छोटी बात है कि सर एक ही तो है, क्या आप भी बकैती करते रहते हैं। उस वर्ल्ड, उनकी दुनिया में थोड़ा है डिफरेंस, होना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। देखिए गीतांजलि यहाँ पे, हाँ ठीक है, पहले थोड़ा सा सेटअप को देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में सेटअप कैसा था। आपको तो पता ही है बोर्ड पे सेटअप बनाना कितना आसान काम है, बहुत आसान काम है ना। कुछ कुछ ऐसा ही है ना गीतांजलि। बहुत बढ़िया, उतना भी खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये आपको है एटोमाइजर, क्या बोलते हैं इसको? अब ये क्या होता है पहले इसको ध्यान से समझो। एक ऐसा ही सेटअप लिया गया,
अच्छा ये सेटअप इतना ही बड़ा था, इतना बड़ा? मतलब रियल की बातें कर रहा हूँ मैं, घर जाके फोटो देखना, इतना ही बड़ा सेटअप था ये, इसमें काम हो गया। रियल वाले जो मिल्कन साहब ने किया था। इस सेटअप को ध्यान से देख रहे हैं? ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, दो तीन चीजों को छोड़ के और प्रोसेस को छोड़ के। एक जैसे बर्तन ले लिया जार जैसा, बर्तन में ऐसे दो प्लेट लगा दिए हो, उस प्लेट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जोड़ दिए हो कि नहीं जोड़ दिए हो? अरे देखो इधर जोड़ा है ना, ठीक है। और ऊपर में एक एटोमाइजर लगा। अब ये एटोमाइजर क्या है ध्यान से समझना। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? ऑयल ड्रॉप। ऑयल ड्रॉप का क्या मतलब है? पानी की बूंदे। अरे ऐसे कहा, पानी की बूंदे, तेल की बूंदे, ऑयल की बूंदे, बहुत बढ़िया। ये सच में वही वाला कहानी है। एटोमाइजर से क्या करते हैं हम लोग? ड्रॉपलेट जैसा, ड्रॉपलेट वो छिड़कने आता, वो क्या बोलते हैं तुम लोग, पौधे पे पानी देने वाला, क्या बोलते हैं उसको यार? हाँ स्प्रे रहते, स्प्रे करने वाला जो है, क्या बोलते हैं, स्पार्क स्प्रैकल, वो क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं ना उसको, छोड़ो हिंदी में बोल दे, छिड़काव करने वाला जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में वहां से वाटर निकालता है, वो देखे हो ना? एटोमाइजर जस्ट वैसा ही है, बस इसमें अंतर क्या है? ये इतना फाइन ड्रॉप निकालता है, इतना फाइन ड्रॉप निकालता है, फिर एक बार बोलता है, इतना फाइन ड्रॉप निकालता है कि लगभग लगभग मान लो कि वो एक, ये मत बोलना कि एटम हो गया, उतना फाइन नहीं, बहुत ज्यादा फाइन ड्रॉपलेट्स निकालने का काम करता है, लगभग इतना छोटा कि आप कंपेयर करके देख सके। समझ गया बातों को? कोई दिक्कत? बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स वहां से निकालता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? एटोमाइजर। ठीक, मतलब बहुत छोटा ड्रॉपलेट्स। मान लेते हैं वो जो ड्रॉपलेट है वो एटम ही है, मान लेते हैं, हम मानेंगे भी। क्या मान लेते हैं? वो ड्रॉपलेट क्या है? एटम ही है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल आपने यहाँ पे जोड़ा हुआ था, एनोड, एनोड इसको बोलेंगे नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया? कैथोड। यहाँ पे आपने होल कर दिया है। अब इस होल से वो ड्रॉपलेट क्या आएगा? नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा, मास रहने के कारण गिरना शुरू करेगा ना, बोलिए। और आप इस एक टेलीस्कोप यहाँ पे लगा दिए, टेलीस्कोप से, उस समय माइक्रोस्कोप लगाया गया था, ठीक है, दोनों काम से हो जाएगा। उस टेलीस्कोप से उसका जो ड्यूरेशन होगा फॉल करने का और उसकी जो स्पीड होगी वो वहां से फाइंड कर सकते हैं। वो बेसिकली स्पीड फाइंड करने के लिए ये लगाया गया, वो जो ड्रॉपलेट गिर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। और एक यहाँ से एक्सरे मैंने भिजवाया है अंदर में, वो एक्सरे का काम होगा कि वो जो एटम आपको बेसिकली गिर रहा है उसको क्या कर दे? वो चार्ज करे। क्या करे? चार्ज करे। इतना ही है। और उसके बाद हम लोग इस सेटअप के थ्रू, अपने प्रोसेस के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम लोग ऐसा टेक्निक करें उसका चार्ज हमको पता चल जाए। बाकी सब प्रोसेस है, सेटअप इतना ही था, बाकी अब हम लोग प्रोसेस में देखेंगे। कोई दिक्कत? सेटअप समझ गए, बाकी क्या है? प्रोसेस। चले प्रोसेस को देखें। ध्यान से प्रोसेस को देखिएगा। मैंने क्या कहा? सबसे पहले तो आपने एटोमाइजर से छिड़काव कर दिया, उसके ऊपर लेयर्स बन गए होंगे और फिर वही एटम क्या हो गए? यहाँ से फॉल कर रहे होंगे, कुछ एटम उस होल से नीचे की ओर फॉल कर। मैं अपना ध्यान एक एटम पे लेके जाना चाहता हूं। किस एटम पे? ठीक है, प्रोसेस, पहला केस पे प्रोसेस में क्या करता हूं मैं कि यहां से स्विच को ऑफ कर देता हूं, कट। यहां से क्या किया? ये जो एक्सटर्नल सर्किट था उसके स्विच को क्या कर दिया? एक्सटर्नल वोल्टेज को क्या कर देता हूं मैं? ऑफ, पहला केस में। अब एक्सटर्नल वोल्टेज को ऑफ करेंगे तो देखिए उस एटम पे क्या क्या असर होता है, ध्यान से देखिए। मैं यहां एटम को दिखाता हूं, ये एक एटम है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब इस एटम में क्या होगा? नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा ना, कौन सा फोर्स? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एटम में तो मास होवे ना करेगा जी, कुछ ना कुछ तो लगवे करेगा।
इसके नीचे की ओर क्या लगेगा आपको, गिरने लगेगा। लेकिन ये गिरना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इसके गिरते हुए भी इसको रोकने वाला कोई है जो बोलेगा रुक जाओ, ऊपर आ जाओ। अब इसके ऊपर आपको दो तरीके के फोर्स लग रहे होंगे ऊपर के डायरेक्शन में। देखिए कौन सा फोर्स, इसको आप ऐसा समझिए, एटम मतलब क्या, अगर मैं इसको एटम बोल देता हूं मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब क्या, एक ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो उस एटम के लिए एयर जो होगा एक विस्कस मीडियम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप एयर को एक फिर लिक्विड की तरफ, फ्लूइड की तरफ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते इस एटम के लिए। एटम के बारे में सोचिए, एटम एयर से ऐसे गिर रहा है, तो उस गिरते हुए पे ये जो एयर है उसके लिए एक फ्लूइड की तरह हो जाए। एयर वैसे भी फ्लूइड की तरह, गैस भी एक फ्लूइड में ही आता है, तो एक फ्लूइड की तरह काम करेगा ना। तो ऐसे कि आप अपने को पानी में उतारिए, तो आप पानी में उतारते हैं आप खुद को, तो एक फोर्स लगता है आपके ऊपर। इस फोर्स के बारे में बचपन में पढ़ा था, फोर्स ऑफ बायोएंट, बायंसी जिसको पढ़ते थे, बायोएंट फोर्स उसको बोलते थे। तो उसी तरह इस एटम पे भी ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, बायंट फोर्स। कोई दिक्कत, वो तो हमेशा ऊपर ही लगता है। ठीक है, एक और चीजें होगी, एक और तरीके का फोर्स होता है। जैसे ही आपने उसको एक फ्लूइड मान लिया, तो फ्लूइड मतलब एक विस्कस मीडियम, तो विस्कस मीडियम में अब ये जो मान लीजिए नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी ना। क्या होगी, वेलोसिटी होगी ना। तो वेलोसिटी होने के कारण जो एयर या जो फ्लूइड है वो उसको ऊपर की तरफ एक क्या लगाएगा, अपोजिट फोर्स लगाता है। ये बहुत नेचुरल है, जिसको आप रेसिस्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं। ऊपर की ओर कैसा फोर्स लगाएगा, एक रेसिस्टिव फोर्स, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, कौन सा फोर्स। तो मान लीजिए ये v1 वेलोसिटी से नीचे आ रही थी, तो उस वेलोसिटी से नीचे आने के कारण एक और फोर्स इस पे काम करेगा ऊपर की ओर। कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स। कौन सा, विस्कस फोर्स। आप ये पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ना है फिजिक्स में, जब आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। और यहां पे कौन सा फोर्स था, विस्कस फोर्स और बायोएंट फोर्स। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या यहां से, बोलिए। ये दो तरीके के फोर्स लगेंगे अभी। तो इस कंडीशन में आप ये बातें लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो अगर ऐसा हो, क्या हो, अगर ऐसा हो कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट, या फिर वो रुक जाए। रुकने का कंडीशन तो मैं अभी नहीं लूंगा, लेकिन मैं वेलोसिटी कांस्टेंट का कंडीशन ले लेता हूं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है, जब फोर्स दोनों तरफ बैलेंस होता है। पता है कि नहीं, न्यूटन का लॉ पता है ना, एक समान गति या कौन सी अवस्था, रेस्ट की अवस्था में हो, तो उसका जो नेट फोर्स होता है क्या होता है, जीरो हो। तो यही था ना जी, ये पढ़ते पढ़ते तो न्यूटन को भी आप लोगों ने ऊपर पहुंचा दिया। कितना बार, मर ही क्यों नहीं जाता न्यूटन, मर चुका है वो। तो इसको बैलेंस करके देख ले, तो बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे आप लोग वेक्टर भी पढ़ चुके हैं, ओ हो, अब तो बैलेंस करना आता ही होगा। तो एफ जी इक्वल टू एफ बी प्लस एफ वी, होगा कि नहीं होगा जी, अरे बोलो। बैलेंस कर लेंगे तो कब, जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऐसा कंडीशन आएगा यहां से, बोलिए। बहुत बढ़िया। अब ये एफ जी क्या है, एम जी, एफ बी क्या है, विस्कस फोर्स। रिशु, कोई दिक्कत, दिक्कत है जी तुमको, फिर अब हम लोग दूसरा कंडीशन की तरफ चलते हैं। काम अभी हुआ नहीं है, काम तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही होगा, अभी तो चार्ज वाला कंडीशन आएगा जी। देखो
मैंने इससे एक्सरे फॉल करवा दिया और यहां से जो सर्किट था आपका वायर जो तोड़ दिया था मैंने, क्या किया उसको, बहुत बढ़िया, यही सब स्विच लगा दिया करो, तोड़ना जोड़ना यही सब करो तुम लोग। ठीक है, अब देखो वोल्टेज ऑन कर दिया मैंने, अब इससे क्या होगा इस पे थोड़ा ध्यान दो। जैसे ही आप वोल्टेज ऑन करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए जो एटम था आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज अप्लाइड हुआ, यहां से पॉजिटिव टू निगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप कोई बैटरी सोर्स लगाते हैं ना दो प्लेट की टर्म, तो उस प्लेट की टर्म बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, तो इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे क्या करेगा, फोर्स लगा, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है। अब ये एटम एटम ऐसा नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, तो चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ऐसे छोड़ देगा, क्या है, द स्टेट ऑफ रेस्ट चला गया है वो। चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा ना जी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू होगा। अब सारा फोर्स, वो तीनों फोर्स लग रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन अब नया फोर्स भी आ जाए, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई दिक्कत, अब वो फोर्स इसको कहां ले जाएगा, उसका डायरेक्शन देखना ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से देखना। कैसे देखोगे रिशु, ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, ये चार्ज जो है ये बेसिकली निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के और ऊपर में लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, कहां लगता है जी, अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना जी, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो फोर्स भी मानते हैं कि पॉजिटिव की तरफ ऊपर की ओर लगा। समझिए बातों को, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की ओर, बाकी तीनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की ओर। देखो ध्यान से, तो एक तो पहले से ही नीचे लग रहा था ग्रेविटेशनल, और बायंसी तो रहेगी ही, साथ ही साथ ऊपर की ओर आपको लग गया एक और कोई फोर्स बच गया, हाँ विस्कस। अब देखो ध्यान से, विस्कस फोर्स। अब ये जो पार्टिकल था बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह से अरेंज किया मैंने कि वो ऊपर की ओर जाने लग गया है, तो जब वो ऊपर की ओर जाने लग गया तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v2। तो अब जो विस्कस फोर्स लगेगा वो विस्कस फोर्स हमेशा अपोजिट ऑफ द मोशन लगता है, ऊपर नीचे नहीं, ऐसे मत रखना, हमेशा पार्टिकल के अपोजिट वे लगता है। तो यहाँ नीचे आ रहा था तो कब कहाँ लगा, वहां ऊपर जा रहे तो कहाँ लगेगा, ऐसा रेसिस्टिव फोर्स है ना, है ही रेसिस्टिव फोर्स, तो कहाँ लगेगा वो, नीचे। कोई दिक्कत, और फिर से इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इस बार मैंने मान लिया कि ऑयल को रोक दिया, हवा में टांग दिया है, मैंने ऐसे स्विच ऑन किया, इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखा है, पोटेंशियल ऐसा रखा है, जिस पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज रखा है कि उस मैंने ड्रॉप को हवा में टांग दिया, समझ रहे हो, है ना मजेदार, ड्रॉप हवा में टंगा हुआ है। तो जब ड्रॉप हवा में टंगा हुआ है तो नेट फोर्स क्या हो गया उस पर, हाँ, इतना माहौल बना के क्यों बोल रहे हो, जीरो, सीधा बोलो जीरो। तो नेट फोर्स जीरो, तो फिर से बैलेंस कर लो फोर्स को, एफ जी विस्कस फोर्स, एफ बी, ये होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे जितनी फोर्स आपको मैंने लिखा है, जितना फोर्स मैंने आपको अभी दिया है ना, आप सबकी वैल्यू पहले से निकाल सकते हैं, उसमें लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, जैसे ये यहां पे लिखता हूं, एफ जी एम जी होता है, एम जी, इसको मैं एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूं, एटम को कर सकते हैं ना, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, तो मास को कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो उसका स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 4 पाई
वॉल्यूम। और डेंसिटी, तो डेंसिटी को रो नॉट से दिखा देता हूं, ठीक है। रो नॉट मतलब उसकी जो डेंसिटी होगी, वो जो भी ड्रॉपलेट होगा उसकी डेंसिटी होगी ना जी, रो नॉट, तो उसका मास निकल गया और इंटू जी, तो ये फोर्स निकल गया एफ जी। और इसमें सारा चीज आप पहले से जान सकते हैं, आर को छोड़ के, आर को यहां से डिटरमाइन करना होगा, बाकी ये चीजें तो आप जानते हैं। नहीं जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, बायोन। बायोन फोर्स भी ऐसा ही होता है, 4 पाई आर क्यू, वहां बस क्या हो जाएगा, रो नॉट ना होकर के एयर की डेंसिटी लेंगे। किसकी डेंसिटी लोगे, समझिए बातों को। उसके बाद बचता है आपका विस्कस। तो विस्कस फोर्स को वैसे आप पढ़ेंगे, मैं अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूं, 6 पाई एन। ठीक है, यहां एन क्या है बेसिकली आपका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये चेंज होते रहता है आपको मीडियम टू मीडियम, ठीक है। और क्या बच गया, एक और फोर्स था ना, हाँ, तो एफ ई तो आप लोग जानते ही हैं, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, बोलिए, समझिए बातों को। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा, ये वेलोसिटी होता है, हाँ ठीक। तो पहले केस में इसकी वेलोसिटी खाली v1 हो जाएगी, और दूसरे केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो, यही अंतर होगा, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इस चीज को अप्लाई करने के बाद यहां पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो चीजें अलग अलग कहां हो सकती है, एक रेडियस और दूसरा ये चार्ज, बाकी चीजें आपको पता है। जैसे आप वेलोसिटी भी टेलीस्कोप लगा रखा है मैंने, तो उसे वेलोसिटी मेजर कर लेंगे, रेडियस और चार्ज, इसी की वैल्यू बस आपको क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट से निकालना है। यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। अब ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है ही नहीं, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये तो मैंने बस बता दिया कि क्या हुआ होगा। ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा मोटो क्या था, चार्ज निकालना। क्या निकालना, चार्ज निकालना। और मैंने अभी अभी आपको बता दूं, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसमें दो ही कंडीशन है जो वैरी करता है, एक ये आर और दूसरा क्यू। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दोनों चीजें आ जाती है। क्या आ जाती है, आर भी आ जाता है और चार्ज भी आ जाता है। और इसके बाद सॉल्व करने के बाद मैं सीधा कंक्लूजन पे आ जाता हूं, क्योंकि मेरा मुद्दा उसको इक्वेशन को सॉल्व करना वो आपको अभी है ही नहीं। तो यहां से जो मेन कंक्लूजन निकल के आता है कि टोटल चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n क्या है बेसिकली आपका, 1 2 3, समझ गए, 1e 2e 3e 4e 5, ये चलता जाएगा। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज की वैल्यू आई थी वो आई थी। यहां से एक और बात पता चल गई, वो एक पार्टिकल के टर्म में है, वो जो भी है इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है, उसके पास एक चार्ज है, और जो टोटल चार्ज है वो किसके टर्म, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद उन्होंने जब ये पता चल गया तो उन्होंने चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन भी निकाला। वो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी, 1.59 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था। पहले चार्ज की वैल्यू निकाले, वो पता चला कि दिस इन द टर्म इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट चार्ज, उस यूनिट चार्ज को चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन भी कहा जा सकता है, और उसकी वैल्यू 1.59 है।
जो अप्रोक्सीमेटली आज के समय से मैच करता है। यही था आपका क्या, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। समझ गए बातों को? तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या निकल गया, चार्ज की वैल्यू। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। गलत मार्क। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको चार्ज पता चल चुकी है, मास और चार्ज और मास का रेशियो पता चल चुका है, तो मास भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसको रेशियो के टर्म में ला देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको मास निकलना, नहीं निकल जाएगा जी, कटेगा ऊपर जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बैलेंस, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो यही काम हम लोग यहां से करेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चार्ज की वैल्यू आज वाला अभी वाला लेंगे जो एक्यूरेट है, 1.6021 10 टू द पावर माइनस कूलम। चार्ज और इसका रेशियो 1.7588 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी इनवर्सली। कोई दिक्कत? और इसको करने के बाद जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है वो आता है 9.01 10 टू द पावर माइनस 31। ये है आपको मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत? चार्ज पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता चल गया, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब इसके बाद हम लोग कहां बढ़ाएंगे अपनी कहानी को, अब पार्टिकल की तो खोज हो गई, लेकिन अभी एक बहुत ही क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट का आना बाकी है। उस क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। कब देखेंगे? तो हम लोग आगे से क्या पढ़ेंगे, मॉडल, थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, फिर वो जो क्रांतिकारी मैंने बताया था रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद